स्विट्जरलैंड के संविधान की अगली विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थापिका के 2 सदन देखने को मिलते हैं। व्यवस्थापिका को स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संघीय संसद कहा जाता है, फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। इसका जो पहला सदन है वो है प्रतिनिधि सभा। यह निम्न सदन है या पहला सदन है या इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो पहले सदन का नाम क्या है? पहले सदन का नाम है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत जो सीटों का निर्धारण किया गया है वो है जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण। यानी इसके अंतर्गत सीटों का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर है? प्रतिनिधित्व किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया है। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो सदस्य संख्या है वह 200 सदस्य संख्या है और इनका जो निर्वाचन किया जाता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने सदस्यों, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वह स्विट्जरलैंड के अंतर्गत 4 वर्ष का है। संघीय संसद का जो दूसरा सदन है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वो है सीनेट। यह उच्च सदन है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत और इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 46 यानी 46 सदस्य सीनेट के अंतर्गत है। प्रत्येक कैंटन का जो प्रतिनिधित्व है सीनेट के अंतर्गत वह एक समान है। अमेरिका की तरह स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो दूसरा सदन है सीनेट, उसके अंतर्गत जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, इकाइयों का प्रतिनिधित्व है वह एक समान है। यानी जनसंख्या के आधार पर दूसरे सदन के अंतर्गत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक कैंटन को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक कैंटन है सीनेट के अंतर्गत 2 प्रतिनिधि भेज सकता है और प्रत्येक अर्ध कैंटन है वो अपना 1 प्रतिनिधि सीनेट के अंतर्गत भेज सकता है। इस सदन का यानी सीनेट का जो कार्यकाल है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत 4 वर्ष है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत दूसरा सदन स्थायी सदन नहीं है। यह बात ध्यान देने की है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो दूसरा सदन है सीनेट, यह एक स्थायी सदन नहीं है, बल्कि इसका भी एक निश्चित कार्यकाल है और यह कार्यकाल कितना है? यह कार्यकाल 4 वर्ष का है। सीनेट के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह कैंटनों के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के अंतर्गत सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन करने की जो जिम्मेदारी है, व्यवस्था है, वो कैंटनों को सौंपी गई है। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को समझने के बाद अब हम स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को समझने का प्रयास करेंगे। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कार्यपालिका की 2 प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। पहली जो विशेषता है वो है बहुल कार्यपालिका और दूसरी जो विशेषता है वो है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। इन दोनों का समन्वय है। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ कार्यपालिका जो शक्ति है वह 7 सदस्यों की एक फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत निहित है, एक संघीय सरकार के अंतर्गत निहित है। यानी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्ति है वह एक सदस्य के अंतर्गत निहित नहीं है। सामान्यतः सभी देशों के अंतर्गत जो कार्यपालिका की शक्ति है वो एक व्यक्ति के हाथों के अंतर्गत होती है। वहीं स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्ति है वह 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार के अंतर्गत निहित है। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का जो निर्वाचन है वह संघीय संसद यानी वहां की जो व्यवस्थापिका है उसकी संयुक्त बैठक के अंतर्गत इनका निर्वाचन किया जाता है। और यह खास बात है कि यहाँ बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है और ये जो 7 सदस्य है कार्यपालिका की, इन 7 सदस्यों की शक्ति एक समान ही है। यानी 7 सदस्यों की जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की, यह शक्तियां
एक समान ही है। इसी संघीय संसद की संयुक्त बैठक के अंतर्गत कार्यपालिका का एक अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, जो कि 1 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है। दूसरे साल के लिए दूसरा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और यही फेडरल गवर्नमेंट का अध्यक्ष स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति भी होता है। इस कार्यपालिका की जो कार्यकाल है वह 4 वर्ष का होता है। हालांकि यह कार्यकाल है वो प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर भी निर्भर करता है। अगर प्रतिनिधि सभा 4 वर्ष से पहले भंग हो जाती है, यानी संघीय संसद 4 वर्ष से पहले भी भंग हो जाती है, तो कार्यपालिका भी भंग हो जाती है। कार्यपालिका का भी बाद में संघीय संसद है वो दोबारा निर्वाचन करती है। लेकिन बहुल कार्यपालिका होने के साथ साथ कार्यपालिका का जो कार्यकाल है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वह 4 साल का है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मिश्रण भी देखने को मिलता है। संसदीय शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है यह स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व इन दोनों का ही एक संयोग देखने को मिलता है। संघीय सरकार यानी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं यह संघीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं। सामान्यतः संघीय संसद के द्वारा जब संघीय सरकार यानी कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, 7 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो वो सदस्य संघीय संसद के ही सदस्य होते हैं। लेकिन निर्वाचन के बाद में इन सदस्यों को संघीय संसद से अपना इस्तीफा देना होता है। स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत यह एक विशेषता देखने को मिलती है कि एक ही व्यक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक ही समय में सदस्य नहीं हो सकता। तो संघीय सरकार यानी कार्यपालिका के जो सदस्य है वो वहां की संघीय संसद यानी व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन यह संघीय सरकार के जो सदस्य है यह संघीय संसद फेडरल पार्लियामेंट यानी वहां की व्यवस्थापिका की बैठकों के अंतर्गत भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यह संघीय संसद के अंतर्गत मतदान नहीं कर सकते। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है वह बहुल कार्यपालिका है और बहुल कार्यपालिका के साथ साथ स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मिश्रण भी देखने को मिलता है। अब हम स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को भी समझने का प्रयास करेंगे। स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के अंतर्गत जहां सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय संघ सरकार के द्वारा निर्मित कानूनों का भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, यानी उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है और वहां की इकाइयों के द्वारा निर्मित कानूनों की भी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। वहीं स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसको पूर्ण न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसको आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ही प्राप्त है। यानी आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका यह अभिप्राय है कि स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय स्तर पर जो संघीय संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है उसकी संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के पास में नहीं है। राज्यों के द्वारा जो निर्मित कानून है उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय। अगर उसको लगता है कि राज्यों के द्वारा निर्मित, कैंटनों के द्वारा निर्मित कानून है वो असंवैधानिक है, तो उसको वो अवैध घोषित कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ? कहने का अभिप्राय यह हुआ कि स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति नहीं रखता है, जबकि राज्यों के द्वारा जो निर्मित कानून है उसको अवैध घोषित करने की शक्ति रखता है। संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को जनता स्वयं ही लोक निर्णय के माध्यम से अवैध घोषित कर सकती है। यानी संघीय स्तर पर जो कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति, संविधान की रक्षा करने की शक्ति स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को न देकर के यह शक्ति किसके पास में है? यह शक्ति वहां की जनता के ही पास में है।
जनता जनमत संग्रह के माध्यम से, लोक निर्णय के माध्यम से संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को स्वयं अवैध घोषित कर सकती है या उसको मान्यता दे सकती है। तो संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि कैंटनों के स्तर पर, इकाइयों के स्तर पर जो कानूनों का निर्माण किया जाता है वहां न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय स्तर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, जबकि कैंटनों के स्तर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संघीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है वह संघीय संसद द्वारा किया जाता है, यानी वहां की व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। यह प्रश्न आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर 2018 के अंतर्गत भी पूछा था कि किस देश की व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन वहां की संघीय संसद यानी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। यह बात ध्यान देने की है। अगली जो विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान की वह है तिहरी नागरिकता, यानी यहाँ पर 3 स्तर पर नागरिकता देखने को मिलती है। अमेरिका के अंतर्गत 2 स्तरों पर नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श मॉडल देखने को मिलता है वहां दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, एक संघ की नागरिकता, दूसरी इकाइयों की नागरिकता। इस मामले में स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है वह एक कदम आगे है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत तिहरी नागरिकता देखने को मिलती है, यानी 3 स्तरों पर नागरिकता प्राप्त है। पहले स्तर पर जो नागरिकता प्राप्त है वो है नगरों की नागरिकता, म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता। दूसरी जो नागरिकता है वह है राज्य के स्तर पर नागरिकता यानी कैंटन की नागरिकता, और तीसरे स्तर पर जो नागरिकता है वह है स्विट्जरलैंड संघ की नागरिकता यानी स्विस संघ की नागरिकता। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो नागरिकता की अवधारणा है वह किस तरह की है, वह तिहरी नागरिकता का एक मॉडल है। धन्यवाद।